Very good morning to everyone and welcome to today's session. So आज का हमारा टॉपिक है on exercises for frozen shoulder. So जिस तरह का अभी से सीजन के बारे में बात हो रही थी कि कैसा बाहर क्लाइमेट कैसा है बाहर का, इस टाइम चेंज हो रहा है, तो उसी से आज का टॉपिक कुछ हद तक रिलेटेड भी है, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर या कोई भी ऐसा जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन या स्टिफनेस जो होता है वो सर्दियों में रादर देन इन पीक विंटर्स, इस पर्टिकुलर टाइम पे जब मौसम बदल रहा होता है अभी, व्हेन इट्स इन इट्स ट्रांजिशनल फेज, तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है रादर देन इन पीक विंटर्स. और नॉट जस्ट फ्रोजन शोल्डर, जो भी कोई भी आर्थराइटिक इशू अगर है तो ज्यादातर वो इस पर्टिकुलर टाइम पे लगता है कि थोड़ा एग्रेवेट हो रहा है. द ओनली गुड थिंग इन दिस केस इज कि जो साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन होते हैं, चाहे वो पेन हो या स्वेलिंग हो या रेडनेस हो, वो उतना सिवियर नहीं होती है इस टाइम पे. एंड दैट यूजुअली कम्स अगेन इन पीक विंटर्स टाइम, या फिर कई बार मॉनसून के टाइम पे जब बारिशें ज्यादा होती हैं उस टाइम पे. अदर देन दैट नॉट सो मच. इस टाइम पे यू कैन से लो टू इंटरमीडिएट सिम्टम्स दिखते हैं. बाकी अगेन ऐसा जरूरी भी नहीं है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं ये चीजें. सो वन हैज टू बी केयरफुल कि हमें जो भी सिम्टम्स अपनी ओर से नजर आए उन पर ध्यान दिया जाए, उन्हें इग्नोर ना किया जाए. देखिए, समय के साथ अगर इग्नोर करेंगे चीजों को तो नेचुरली वो फिर एग्रेवेट होके और ज्यादा परेशान करती है बाद में. सो इन द केस ऑफ फ्रोजन शोल्डर पर्टिकुलरली, जो आज का हमारा टॉपिक है, देखिए जो भी आपका शोल्डर जॉइंट कैप्सूल है पूरा, जिसमें सारी जो भी आपकी मूवमेंट्स हैं शोल्डर की, चाहे हम हाथ को पीछे की ओर ले जाएं, चाहे हम आगे की तरफ उसको एक्सटेंड करें, एवरी मूवमेंट द जॉइंट इज मेंटेन्ड एंड रेगुलेटेड बाय दैट जॉइंट कैप्सूल. वो उसको ना तो बहुत ज्यादा आगे की ओर ऐसे रोटेट करने देगा, ना बहुत ज्यादा पीछे की तरफ. इट विल मेक श्योर कि शोल्डर जॉइंट अपने सॉकेट में रहे, उससे कहीं बाहर ना निकल जाए. क्योंकि अगर एक बार गलती से भी अगर शोल्डर अपने सॉकेट से बाहर निकल आता है तो आफ्टर वंस इट गेट्स डिसलोकेटेड, देन चांसेस आर देयर कि वो बार बार डिसलोकेट होगा. सो कभी भी अगर कोई कंधा किसी का डिसलोकेट हुआ हो तो स्पेशली उस हाथ से कोई वेट उठाने से मना करते हैं कि दोबारा कभी इस हाथ से कोई वेट मत उठाइएगा, या फिर कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको ज्यादा देर कोई हाथ को आगे इस तरह से रखना पड़ता है एक्सटेंड करके, यू शुड अवॉइड दैट मूवमेंट विद योर डिसलोकेटेड शोल्डर. क्योंकि बार बार वो डिसलोकेट होने के चांसेस फिर हो जाते हैं, और जितनी बार डिसलोकेट होगा उतनी बार फिर वो और ज्यादा जॉइंट कमजोर हो जाता है. सो आई थिंक नाउ वी कैन स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस. सो थोड़ा चेयर्स को पीछे कर लीजिए, जगह बना लेते हैं अच्छे से, सीधे होके बैठेंगे विदाउट टेकिंग द सपोर्ट ऑफ बैक रेस्ट. सीधे होके बैठेंगे सब. एंड ऑल्सो सिंस लाइक आई सेड कि जब हम ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम समर टू विंटर्स, और इस पर्टिकुलर टाइम पे जैसे मैंने बताया कि इन्फ्लेमेशन के साइंस उतने ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते जितने यूजुअली बाकी टाइम पे होते हैं. सो एक्सरसाइज करते समय या करने के बाद अगर आपको कहीं पे भी लगे कि शोल्डर में पेन है, या आपको लगे कि स्वेलिंग है, या फिर आपको लगे कि स्किन पे थोड़ी रेडनेस सी फील हो रही है वहां पे, तो ध्यान रखिएगा कि आफ्टर यू आर डन विद द एक्सरसाइजेस आप हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं शोल्डर पे.
चलो, फॉर नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस। सो दोनों हाथों को इस तरह से आगे ले आइए, थोड़ा पहले वार्म अप कर लेते हैं और चलाएंगे हाथों को। ओके, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे एंड ऊपर के भी चलाते रहेंगे। ओके, दोनों हाथ नीचे ले आइए। नाउ टू स्टार्ट विद द मेन एक्सरसाइजेस। पहले जो हमारा शोल्डर जॉइंट कैप्सूल का जो बैक साइड है उसको स्ट्रेच करेंगे। सो स्टार्टिंग विद आवर राइट हैंड, हाथ को इस तरह से आगे ले आइएगा और थोड़ा सा तिरछा रखिएगा, ऐसे रखिएगा। दूसरे हाथ से इस तरह क्रॉस करेंगे। अगर बाय चांस ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं हाथ को, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे। देन एल्बो को बेंड करते हुए, जितनी आपसे बेंड करी जाए, टर्न करेंगे। वापस। देन वील स्विच, लेफ्ट हैंड आगे ले आएंगे, राइट से एल्बो अगेन बेंड करते हुए टर्न करेंगे। वापस अगेन, राइट हैंड वापस आगे ले आएंगे, लेफ्ट से टर्न करते हुए वापस, एंड एक बार और राइट हैंड। रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे ले आइए। नाउ टू स्ट्रेच द पेक्टोरल मसल्स एंड द फ्रंट साइड ऑफ द जॉइंट कैप्सूल। दोनों हाथों को इस तरह ऊपर उठाते हुए पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे एंड टू अप्लाई सम एडिशनल स्ट्रेच टू योर फोर आर्म ऑल्सो। जब आप हाथों को पीछे की ओर स्ट्रेच करें तो ट्राई करें हाथों को इस तरह से बाहर की ओर इस तरह होल्ड करने का। सो लाइक दिस, नॉट दिस, दिस, बाहर की ओर फोल्ड करते हुए ट्राई करिएगा। हाथ ऐसे रखेंगे, पीछे की तरफ स्ट्रेच, जितना आपसे स्ट्रेच किया जाए। स्ट्रेच करके होल्ड करते हैं एंड देन वापस आगे ले आएंगे। एक बार और, दोनों हाथ पीछे स्ट्रेच करिए, वापस, वेरी गुड, अगेन वापस एंड रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे ले आइए। अभी शोल्डर्स को पीछे की ओर अगेन श्रग करते हुए इस तरह ऊपर उठाएंगे एंड पीछे स्ट्रेच करेंगे अच्छे से।
Relax. Now to start with the main exercises. थोड़ा सा मैं लैपटॉप को टिल्ट कर रहा हूँ इस तरफ, just so you can see. We'll start with the right hand. हाथ को इस तरह से उठा के दूसरे हाथ से कंधा, जहाँ पे हमारी कॉलर बोन से अगर हम हाथ लगाना शुरू करें तो जहाँ पे हमारी कॉलर बोन खत्म होती है आगे, एट समवेयर अराउंड, वैसे जैकेट में ऐसे मतलब पता नहीं लगेगा, आप देख नहीं पाएंगे, बट व्हेन यू जस्ट रन योर हैंड अराउंड दिस, तो यहाँ पे आपको एक हल्का सा अपवर्ड एक एलिवेशन महसूस होता है. This is the point where your collarbone meets your shoulder. So यहाँ पे हाथ रखते हुए थोड़ा कंधे को इस तरह से रोटेट करेंगे, like this. पहले क्लॉकवाइज करते हैं 10 times. Then 10 times anti-clockwise. Relax. Same for the left hand also. दर्द करने लगता है. हाँ जी, थोड़ा सा मैम करता है, जब हाथ को ऊपर उठा के ऐसे करते हैं थोड़ा सा दर्द करता है. सो अगेन पहले फील करिए कि कहाँ पे कॉलर बोन आके खत्म हो रही है, वहीं पे रखना है हाथ को, हल्का सा, बहुत ही हल्के हाथ से प्रेस करना है, एंड देन रोटेट. देन एंटी क्लॉकवाइज वापस पीछे की तरफ. दोनों हाथ नीचे. नाउ फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस आप सब प्लीज अपनी चेयर से खड़े हो जाइएगा एक बार, सो दैट वी कैन स्टार्ट. So to start with the first exercise, पैरों को पास पास ले आइएगा, इस तरह पैरों को जोड़ के रखिएगा, थोड़ा सा आगे की ओर बेंड करेंगे, दोनों हाथ नीचे इस तरह से झूलने देंगे हवा में, हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, एंड ऐसे. ओके, रिलैक्स. आप दोनों हाथों को आगे की तरफ भी उठाते हुए इस तरह, वापस सीधे हो जाइए. Coming to the next exercise.
दोनों हाथों को पीछे की तरफ इस तरह से रखेंगे, लाइक दिस। ओके, पहले एल्बो सीधी कर लेते हैं, देन धीरे धीरे एल्बो को बेंड करते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे। जितना ऊपर आपसे एल्बो को स्ट्रेच किया जाए, देन वापस नीचे ले आएंगे। Try this 10 times. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। वापस दोनों हाथ खोल लीजिए, बंद करते हैं। Coming now to the next exercise. Starting again with our right hand. हाथ को इस तरह से रखेंगे 90 डिग्री के एंगल पे, देन अगेन एक और 90 डिग्री, सो लाइक दिस। ओके, एल्बो बेंड रहेगी और हाथ को नीचे की तरफ लेके आएंगे ऐसे, इस तरह। जितना नीचे उसको रोटेट कर पाए, बट मेक श्योर कि एल्बो ज्यादा मूव ना हो, हाथ ऊपर नीचे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इट शुड रिमेन स्ट्रेट, जमीन के एकदम पैरेलल होना चाहिए, इस तरह। जितना स्ट्रेच किया जाए, देन वापस ऊपर एंड पीछे की तरफ, इस तरह पीछे की तरफ से, then again नीचे, इस तरह वापस ऊपर, वेरी स्लोली। बिल्कुल भी कंधे पे झटका नहीं देना है, कोई मसल पुल नहीं करना है अपना इस टाइम पे। वापस नीचे, and relax. Now with the left hand, उसको भी पहले नीचे की ओर लाएंगे, देन वापस ऊपर ले जाएंगे। थोड़ा पीछे की ओर और स्ट्रेच करते हुए, देन अगेन आप स्ट्रेच कर पाए अपनी ओर से, वापस ऊपर। अगेन पीछे की ओर जितना स्ट्रेच कर पाए, एंड वापस आपको नीचे। फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज, कोई भी ½ kg या उससे थोड़ा कम का एक वेट चाहिए होगा इसके लिए आपको। सो एनीथिंग जिसपे ग्रिप अच्छी बन पाए, चाहे वाटर बॉटल हो, कोई भी वेट ऐसा जिसपे ग्रिप अच्छे से बना पाए, वो आप ले आइएगा अपने पास। अभी ले आपको। So now for the next set of exercises, एक चेयर भी अपने पास रख देते हैं। So ये चेयर है, इसको अगर अपने यहाँ रखेंगे,
कि चेयर के सपोर्ट की जरूरत होगी हमें इस एक्सरसाइज। अगेन स्टार्टिंग विद द राइट शोल्डर, सो लेफ्ट हैंड को चेयर पे रखेंगे एंड वील टेक वन स्टेप बैक लाइक दिस, ताकि आगे की ओर बेंड कर सके एंड हाथ में वेट रहेगा। इस तरह से रखेंगे। शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हाथ की ग्रिप लूज ना हो और जो वेट आपने पकड़ा है हाथ में कहीं वो आके पैर पे ना गिरे। सो बी वेरी केयरफुल, ट्राई नॉट टू इंजर योरसेल्फ। इस तरह से रखेंगे एंड हाथ को धीरे धीरे रोटेट करेंगे, पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। Now we'll rotate anti-clockwise. Okay. Now we'll switch दूसरे हाथ में चेयर को तरफ ले आते हैं। टेक अ स्टेप बैक, आगे की ओर बेंड करते हुए इस तरह क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे अच्छे से। Now we rotate anti-clockwise. Okay. सीधे से वापस चेयर पे बैठ जाते हैं। वेट कर रही थी कब बोलेंगे चेयर पे बैठ जाते। अगर आप थक रहे तो पहले बैठ सकते थे, कोई ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि खड़े होके ही करनी है एक्सरसाइज। अगर आपको नहीं, अगर कंफर्टेबल नहीं लगे तो बैठ जाइएगा उसमें। ये सबसे कंफर्टेबल है। इंस्ट्रक्शन का वेट मत करिएगा। बैठना सबसे कंफर्टेबल है। अगर कोई डिस्कम्फर्ट लगे देन डोंट वेट फॉर माय इंस्ट्रक्शन। इफ यू फील लाइक सिटिंग डाउन देन यू शुड सिट डाउन। कोई नहीं रोक रहा, कोई कुछ नहीं कहेगा, नॉट टू वरी। ओके, सो कमिंग नाउ टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। वेट को इस तरह से दोनों हाथ में पकड़ लेंगे। ओके, चेयर पे एकदम सीधे होके बैठेंगे। अगेन बैकरेस्ट का सपोर्ट मत लीजिएगा। वेट को इस तरह सिर के पीछे ऐसे रखेंगे। अब थोड़ा सा अब लीन करेंगे। नाउ वी कैन यूज द बैकरेस्ट एंड व्हाइल लुकिंग अप, छत की ओर देखते हुए एल्बो को सीधा करेंगे एंड वापस नीचे लाएंगे। So we'll repeat this 10 times. Start. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 and 10. आप बस सीधे हो जाते हैं। अब वेट को रख सकते हैं साइड में। दो मिनट का ब्रेक है, उसके बाद विल कंटिन्यू। मॉर्निंग डॉक्टर अनुराग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अच्छे लग रहे हो बहुत आज। थैंक यू जी। हाय रे बहुत दर्द हो गया। जब भी कोई डिस्कम्फर्ट लगेगा तो उस टाइम पर बैठ जाया करिएगा। कोई वेट नहीं करना है कि बोलेंगे तभी बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एंड स्पेशली आपके केस में तो इसलिए भी क्योंकि आपको अस्थमा का भी इशू है। सो इससे पहले कि वीजिंग स्टार्ट हो बैठ जाइए। वीजिंग स्टार्ट होने की वेट नहीं करनी है। Dr. Anurag, I have a question. Good morning. जी जी पूछिए। ये जो है मसल्स, कभी कभी मसल्स की वीकनेस होती है, तो अगर करिए एक्सरसाइज तो मसल्स जो है वो थक सी जाती है, और नहीं करी तो ये आप कहते हैं कि एक्सरसाइज करिए मसल्स के लिए, तो व्हाट इज द कोरिलेशन? चाहिए फिर उस समय या नहीं करनी चाहिए? एक मिनट मैम, आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही थी। लास्ट एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करिएगा प्लीज। What I'm saying is that when one exercises, sometimes what happens is muscles say, "Okay, thank you very much. We don't want to exercise." तो उस समय एक्सरसाइज करनी चाहिए या फिर उस समय नहीं करनी? अच्छा, so when the muscles give way कि अब मतलब नहीं करा जाएगा हमसे कुछ भी, तो उस टाइम पे नहीं करना चाहिए। देखिए मसल्स कहने को, मसल फाइबर्स जो भी हैं हमारे वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, एंड दे कीप ऑन डूइंग दैट, चाहे कोई मूवमेंट ना भी हो रहा हो तब भी। बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कुछ ना कुछ उनमें मूवमेंट चलता ही रहता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उनको पूरे बॉडी में से ब्लड फ्लो को भी इनिशिएट करना है, उसको भी आगे हेल्प करना होता है। तो जहाँ पे हमें दिखता है कि आवर मसल्स आर नॉट एबल टू लिफ्ट आवर वेट, दे आर नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट एज मच एज दे शुड, उस टाइम पे उन्हें रेस्ट देना ही ठीक रहेगा। उसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण तो ये कि अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें अगेन आपने कुछ हाथ में वेट पकड़ा हुआ है, बिकॉज मोस्टली दैट इज द टाइम जब मसल्स ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब वो एक्सटर्नल कोई एक वेट को होल्ड कर रहे होते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट। उस टाइम पे इफ द मसल्स गिव वे, तो जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपने वेट को हाथ में पकड़ा होता है, और मैं तभी कहता हूं कि अपनी ग्रिप टाइट रखा करिए, बिकॉज अगर ग्रिप लूज हुई, वेट नीचे गिरेगा तो चोट भी लग सकती है। देन द सेकेंड रीजन व्हाई वी शुडंट डू दैट, व्हाई वी शुडंट डू एनी एक्सरसाइज इज कि जहां मसल्स हमारे वीक होंगे, जहां उनकी टोन कम होगी, वहां उनके अलोंग अगर जो भी जॉइंट्स बने हुए हैं वो भी अनस्टेबल हो जाते हैं। दे आर नॉट एज
rigid और as weight bearing as they should be. तो हम्म जितना ज्यादा मूवमेंट करेंगे बोन्स उतनी आपस में जो ऑलरेडी अनस्टेबल हैं वो आपस में और ज्यादा टच करेंगी. एंड इफ इफ अ पर्सन इज मे बी ऑस्टियोआर्थराइटिक और मे बी ऑस्टियोपोरोटिक, तो उसके लिए वो प्रॉब्लम फिर समय के साथ और ज्यादा बढ़ जाएगी. ओके सो अगर अवॉइड कर सके तो बहुत अच्छा है. वी कैन वेट फॉर लाइक हाफ एन आवर, मे बी 10 मिनट्स 20 मिनट्स, जब लगे कि अब ठीक है, अभी मूवमेंट अच्छे से हो पा रही है, तो बीच में ब्रेक देने में कोई हर्ज नहीं है उसमें. नहीं डॉक्टर अनुराग, इसमें ये नहीं है कि आपने थोड़ा वेट उठाया फिर देन धीरे धीरे करके मसल्स यूज टू हो जाएंगे, सो यू कैन डू मोर एक्सरसाइज या एक्चुअली ऐसा में कुछ मैम नहीं? यूज टू नहीं होते हैं. यूज टू जो मसल्स की देखिए अपनी उनकी भी एक मेमोरी होती है. वो यूज टू होते हैं अगर आप सपोज करिए कर रहे हैं 10 रेपिटेशंस, तो 10 में से सिर्फ स्टार्टिंग की 3 या 4 रेपिटेशंस ऐसी हैं जिसमें दे कैन कंट्रैक्ट एट देयर बेस्ट. और उस टाइम पे जो अगेन जो उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को मेमोराइज करने वाली जो बात है वो उन्हीं 3-4 रेपिटेशन में हो पाती है. उसके बाद आफ्टर एवरी रेपिटेशन थोड़ा थोड़ा ग्राफ नीचे जाना शुरू हो जाता है. वहां से फिर मसल्स स्टार्ट टू गेट फटीग्ड एंड बाय द टाइम यू आर डाउन टू योर 10th रेपिटेशन, तब तो हाथ ऐसे बस इतना ऊपर ऐसे उठेगा, फिर वो नीचे आ जाएगा. उसके बाद फिर 11वीं बार शायद ना उठे. वो हो जाता है. मसल मेमोरी बहुत ही लिमिटेड, कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए बस काम करती है, देन वो खत्म हो जाती है वहीं पे. और वो सभी के साथ होता है. आप अगर जैसे कभी कार ड्राइव करें तो हम जब गाड़ी चलाते हैं तो साइड में हमारे शिफ्टर बना होता है जहां पर गियर चेंज करने के लिए हम सामने देख रहे हैं रोड की तरफ. वी आर नॉट लुकिंग डाउन ऑन द शिफ्टर व्हेन वी चेंज गियर. क्यों? क्योंकि अब वो हमारे मसल मेमोरी में इस तरह फिट हो चुका है कि हमें पता है कि हाथ के किस मूवमेंट से कौन सा गियर पड़ेगा गाड़ी में. बट वी डू नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन डूइंग दैट. 1 सेकंड में ऐसे 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 किया, खत्म. विद इन हाफ अ सेकंड गियर चेंज कर लेते हैं. इफ वी वर टू टेक सम 1 or 2 मिनट धीरे धीरे उसको ऐसे ऐसे लेके जाए तो फिर गाड़ी नहीं चलेगी उसमें में. ओके, थैंक यू डॉक्टर अनुराग. Welcome. So now to continue with the next set of exercises. दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर उठा लीजिएगा. अगेन बैक रेस्ट का सपोर्ट ना लेते हुए तरह से रखेंगे एंड बेंड करते हुए ऑपोजिट साइड से ट्राई करेंगे कि फ्लोर को टच कर पाए अगर, एंड वापस ऊपर आएंगे. लेफ्ट राइट. रिलैक्स. दोनों हाथ नीचे ले आइए. कमिंग नाउ टू द लास्ट एक्सरसाइज. हाथ को इस तरह से रखेंगे, हाथ नीचे की ओर स्ट्रेच करते हुए थोड़ा एल्बो को पुश करेंगे नीचे की तरफ. बेसिकली यहाँ हाथ को ऐसे रखते हुए we'll try to extend our elbow जितनी हमसे हो पाए. थोड़ा अपने ट्राइसेप्स को टाइट करते हुए
कुछ कुछ केस में हल्का सा पेन होता है, बट वो ठीक भी हो जाता है। बैक रेस्ट रहेगा, बैक रेस्ट, हाँ जी, बैक रेस्ट। नहीं बैक रेस्ट से तो थोड़ा आगे होके ही बैठना है, अभी तो उसका सपोर्ट तो नहीं लेना। ओके। तो इस तरह से पुश करते हुए वापस, देन लेफ्ट हैंड एक बार लेफ्ट से भी नीचे की ओर पुश करते हुए। इफ यू आर डूइंग इट राइट तो एक आपको यहाँ पे एक क्लिक, अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, बट आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। ओके, बेसिकली जितने भी जो जॉइंट में बबल्स बने होते हैं नाइट्रोजन के, वो जब बबल पॉप होता है तो उसकी आवाज आती है। अगर आवाज आ रही है तो यानी कि वहां बबल है जो कि पॉप हो गया। अगर आवाज नहीं आई तो या तो बबल पॉप नहीं हुआ या बबल वहां पे था ही नहीं। वी कैन अज्यूम कि बबल वहां पे था नहीं, जस्ट टू कीप आवर माइंड्स एट ईज, वी कैन अज्यूम। चलिए, so these were the exercises for frozen shoulder. If anyone has any question, आप माइक ऑन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। डॉक्टर अनुराग जी, मेरे ना जो लोअर बैक टाइम पे जो पेन थी, आपसे मैंने कंसल्ट भी किया था। जी, तो जी। वो ठीक नहीं हो रही वो किसी भी तरह से, तो डॉक्टर ने MRI करने के लिए बोला है। और आज कुछ ज्यादा ही दर्द हो रही है, और पूरी लेग पे दर्द हो रही है। और एक चीज और थी, वो लेग पैर के ऊपर ना वेट बांधने के लिए कहा था उन्होंने, उससे एक्सरसाइज करनी थी। वो कौन सा होता है वो जो पैर के ऊपर बांधते हैं? पैरों के लिए जो स्प्लिंट आता है जो, हाँ 1 kg। आप इनिशियली स्टार्ट ½ kg से करिए, 1 kg से भी शायद मत करिएगा। उन्होंने 1 kg के लिए बोला था, तो मैंने बॉटल बांधने की कोशिश की थी, पर उससे ठीक से हो नहीं पाया। पर वो जो होता है ना बांधने वाला, वो ठीक से बंद नहीं पाती। तभी जैसे ये मैं जैसे वेट कफ यूज करता हूँ ना, इसके ऊपर वेलक्रो लगा होता है। मैं इसका आपको ना लिंक फॉरवर्ड कर देता हूँ, सो आप चाहे तो ऑनलाइन इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर 1 kg का बोला है तो यू कैन स्टार्ट विद 1 kg, मे बी दैट विल हेल्प। मैं पर्सनली वैसे ½ kg का ही रेकमेंड करता हूँ, मैं 1 kg का रेकमेंड करता नहीं हूँ अपनी तरफ से, बट ठीक है, अगर आपके डॉक्टर्स कह रहे हैं तो एक बार मतलब उनकी भी बात मान लेते हैं। अच्छा, जैसे राइट लेग में है तो उसी में ही बांधना है ना, लेफ्ट में तो नहीं करना ना? हाँ जी, उसी में कर, जिसमें पेन है उसी। क्योंकि नी पेन भी है, नी में भी गैप है उसी राइट साइड में। आपके में रिलेशन मैनेजर कौन है? करम ढिल्लो। आपसे मैंने कंसल्ट किया था आपको सारे एक्सरे रिपोर्ट्स वगैरह भेजी भी थी। हाँ जी, हाँ जी, भेजे थे। मेरे को आपके ARM का नाम नहीं याद आ रहा था, बस मैं वही रिकॉल कर रहा था। हाँ जी, मैं एक बार दोबारा बात करते हैं इस बारे में, मेरे पास नंबर तो है ही आपका। सो डॉक्टर अनुराग, मैं एक प्रश्न पूछना चाह रही हूँ आपसे। जी जी। मेरे पैरों में बीच बीच में क्रैम्प्स आ जाते हैं घुटने के नीचे, उसके लिए क्या कर सकते हैं? मैम, उसके लिए सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आपका पूरे दिन में पानी का इंटेक कितना है? पानी का 2-3 गिलास है, कम है। 2-3 गिलास? जी। 2-3 गिलास? वो गिलास बहुत छोटे हैं या बड़े गिलास हैं? गिलास छोटे हैं। तो फिर वो कम नहीं, वो बहुत ज्यादा कम है। हाँ, तभी क्रैम्प्स पड़ रहे हैं आपको। मैम, होता क्या है कि जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है ना, तो सबसे पहले घुटनों के नीचे हमारे जो काफ मसल्स हैं, उन्हीं में सबसे पहले क्रैम्प आना शुरू होता है। वो बॉडी का पहला साइन है कि आप काफी मतलब फ्लूइड इनटेक कम है हमारा, यानी कि 2-3 बॉटल पीजिए। ओके, थैंक यू। 2-3 गिलास को 2-3 बॉटल में कम से कम देखिए 2 लीटर
जी हेलो अनलेस यू हैव सम किडनी का इशू, कोई किडनी में प्रॉब्लम तो नहीं है आपके? नहीं किडनी का कोई इशू नहीं डॉक्टर साहब। बस फिर ठीक है। रवीना जी, मतलब अनलेस डॉक्टर ने अपनी ओर से एडवाइस करा हो कि, क्योंकि ऐसे केस में वन हैज टू बी केयरफुल। हम कहीं अपनी ओर से बिना जी असस किए बोल नहीं दे कि आप किडनी का कोई इशू नहीं है। नहीं बिल्कुल ठीक है। फिर तो आप कम से कम 2 लीटर ना भी हो, क्योंकि इतनी गर्मी नहीं है, तो अगर 1.5 लीटर भी हो तो भी ठीक रहेगा। ठीक है, ट्राई करें कि अपना फ्लूइड इनटेक बढ़ाएं मैम, उससे अपने आप ये क्रैम्प्स आपके ठीक हो जाएंगे। ओके। और अगर किसी कारण से लगता है कि परसिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन बॉडी में सबका अलग अलग होता है। अगर सपोज करिए कि 1 लीटर पानी आपने पिया, 1 लीटर मैंने पिया, उस 1 लीटर में से कितना ml एब्जॉर्ब कर पाएंगे वो आपके और मेरे केस में बिल्कुल अलग अलग होगा। इट विल नॉट बी द सेम। हो सकता है आप मेरे से ज्यादा एब्जॉर्ब करें, हो सकता है मैं आपसे ज्यादा एब्जॉर्ब करूं। बट जैसे हम लोग के लिए आप बोल रहे हैं 3 लीटर पानी, तो अगर 12 साल का कोई बच्चा है तो उससे कितना पीना चाहिए? मैम 3 लीटर नहीं, 2 लीटर। 2 लीटर। और 12 साल के बच्चे को? 12 साल के बच्चे के केस में थोड़ा उसको कम कर सकते हैं, अगेन 1 लीटर तक भी ला सकते हैं। क्या होगा पानी? बाकी वो डिपेंड करता है कि बच्चा अगर 12, क्योंकि 12 साल अगेन इज लाइक इट्स लेस देन 15 इयर्स, तो उस केस में ये भी डिपेंड करता है कि वो बच्चे का वेट कितना है। अगर बच्चा थोड़ा मतलब पतला सा है तो 1 लीटर से थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर जो बच्चा थोड़ा हेल्दी सा है तब ओनली 1 लीटर, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, अगर बच्चों के भी ग्रोइंग ईयर्स होते हैं, उनके लिए उनका फ्लूइड इंटेक ज्यादा ऊपर नीचे हम कर नहीं सकते, बहुत ध्यान से करना पड़ता है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। डॉक्टर ग्रेवाल ने बताया था अपने पास 1 कप भर के पानी का रख लो और आधे घंटे में वो कप खत्म होना चाहिए, सिप सिप करके पीते रहो। कहते हैं वो तुम्हारे अंदर 2 लीटर, मतलब आप आधे घंटे, अब सो गए 1 घंटा लेट जाते हो, वो है मतलब आपकी मतलब अपना स्केड्यूल बनाओ कि 1 कप आपके पास पड़ा होगा, अपने आधे पौने घंटे में उसको खत्म करना है। मैम सबका अपना अपना एडवाइस है, अपनी अपनी अप्रोच है इसके प्रति। नॉट ऑल टाइम्स पॉसिबल नहीं होता कि एक कप या गिलास हमेशा अपने पास रखें, थोड़ी थोड़ी देर बाद सिप लेते रहे। कई बार पॉसिबल होता है, कई बार नहीं भी होता। पर मैं तो अगर 2 लीटर से कम पानी पीती हूँ ना, उस दिन रात को बहुत क्रैम्प पड़ते हैं। मैं तो 2.5 लीटर, 2.25 लीटर पीती हूँ। अगर 2 लीटर से कम जिस दिन बाहर चले गए, 2-2, 3-3 घंटे नहीं पिया, कुछ हो जाता है ना कि फिर ऐसा चांस होता है, उस दिन रात को पता लगता है धड़ा क्रैम्प पड़ते हैं। डॉक्टर सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में तो उतना वाटर इनटेक अगर ना भी लें, थोड़ा सा कम भी हो तो ठीक है। गर्मियों में ज्यादा करके बोतल में रखो, अपनी हॉट बॉटल में, सबसे बेस्ट है। क्योंकि शाम के टाइम एक्चुअली सुबह फर्स्ट हाफ में जितना पानी पी लिया वो ठीक है, सेकंड हाफ में थोड़ा कम कर देना चाहिए, नहीं तो रात को बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा। फिर नहीं, 7 बजे के बाद कम करते थे, 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद रुक जाना चाहिए। डॉक्टर अनुराग जी, हाँ जी मैम। ये चेस्ट के बाद जो जगह है ना, यहाँ पर मैदा कहते हैं उसको, क्या? हाँ जी, हाँ जी, जी जी। वहां पर ना कल से बहुत दर्द हो रहा। 1 मिनट, खो गया कहीं। हाँ, यहाँ। अच्छा, तो ये सेक से थोड़ा अच्छा लग रहा। अच्छा, सेक करने पे ठीक लग रहा है, कुछ ठीक हो रहा है, नहीं तो बिल्कुल बहुत तकलीफ है। पेन किलर लिया है आपने अभी फिलहाल? नहीं, क्योंकि पेट का दर्द है, थोड़ा टॉयलेट का भी थोड़ा रहता है प्रॉब्लम, ज्यादा हो ना तो जाना। अभी मैम इस केस में तो आप एक बार पहले एक फिजिशियन को दिखाइएगा। देयर माइट बी सम इन्फ्लेमेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ जहाँ आपने हाथ रखा ना, यहाँ डायफ्राम पूरा यहीं पे होता है हमारा। कई बार हो सकता है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि है, बट चांसेस आर देयर कि हल्का सा इन्फ्लेमेशन हो जाता है डायफ्राम में। कितने दिनों से हो रहा है ये? ठंड से हो रहा है, क्योंकि हमको लगी ठंड, मतलब आई एक्सपोज हुए थोड़ा,
बाहर बाहर गए तो उससे जी जी। मुझे लग रहा कि उसी से हो रहा। कितने दिनों से लग रहा है ये प्रॉब्लम? अरे कल दोपहर से। अच्छा, हो सकता है मैम कि अभी जैसे दिवाली बीती है ना, तो थोड़ा पोल्यूशन भी ज्यादा है हाँ एंड बहुत आवाज लगा हुआ है यहाँ पर वो स्मॉग तो वो तो गुड़गांव में भी, यहाँ भी हाँ, अच्छी खासी स्मॉग तो रही है 2 दिन। और सांस की भी तो बहुत हो रही जी प्रॉब्लम जी, तो बहुत। हो सकता है उस वजह से, बिकॉज देखिए पोल्यूशन जहाँ होगा इतना नेचुरली डायफ्राम में या लंग्स में वो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही वो। तो एक बार आप फिजिशियन को अपने दिखा लीजिएगा। हाँ ठीक मोस्ट है। लाइकली इट इज वेरी माइल्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ डायफ्राम, जो कि अपने आप चला भी जाता है। हाँ जी। 90% यही है, 10% अगर कुछ और है तो वो बता पाएंगे देख के, ऐसे कल तो ऐसे ठीक हो स्क्रीन पे गया देखकर था। मैं बता नहीं पाऊंगा। आज सवेरे से फिर होने लगा, नहीं तो कल ठीक थे, बिल्कुल हो गया था रात तक ठीक। पता आप नहीं ऐसा क्यों। करिए, आप स्टीम इनहेलेशन स्टार्ट करिए। अच्छा अच्छा। स्टीम लेना शुरू करिए, अगर स्टीमर है आपके नेबुलाइजेशन पास तो भी करते सुबह हैं। उठ के लगभग 5-7 मिनट और 5-7 मिनट शाम को अपना सोने से पहले। अच्छा। बस ये ध्यान रखिएगा कि स्टीम इनहेलेशन से आधा घंटा पहले या आधे घंटे बाद कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी पीना नहीं है। हम तो नेबुलाइज करते हैं, वो ठीक रहेगा कि स्टीम? प्रेफरेबली स्टीम थोड़ी बेटर रहती है इस केस में। एंड अगेन कुछ भी खाना या पीना नहीं है, ना आधा घंटा पहले ना आधे घंटे बाद, बीच में 1 घंटे का ये विंडो रखना है, नहीं तो स्टीम लेते हैं तो बाद में जो खाया पिया वो सारा फिर ठीक है। ओके थैंक यू। चलिए ओके, बट फिजिशियन को एक बार दिखा लीजिएगा याद से, मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर कोई इन्फ्लेमेशन है वो बढ़ना नहीं चाहिए। सर्दियों में अगर वो ज्यादा एग्रेवेट हो तो बहुत तंग करता है बाद में। ठंड बढ़नी ही है अभी धीरे धीरे। पर डॉक्टर अनुराग, आप ये एडवाइस करेंगे नॉर्मल आदमी को जिसको मतलब ये अस्थमा नहीं है, एक बार 5-7 मिनट स्टीम ले ले इतना पोल्यूशन की वजह से, इट इज बेटर? ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। स्टीम अच्छा, स्टीम तो इन अ वे आपके जो साइनसेस हैं उनको भी क्लियर करती है, और अगर कोई फेफड़ों में या नीचे विंड पाइप में कहीं पे कुछ जमा होता है उसको निकालने में हेल्प करती है। सो इन जनरल इट्स अ गुड हैबिट एंड एवरीवन है ना। अब जैसे इतना पोल्यूशन है उस हिसाब से शाम को 5-7 मिनट ले ली। देखिए ज्यादातर केसेस में पोल्यूशन चाहे कितना भी हो बाहर, हमारे जो फेफड़े हैं वो बने इस तरह से हुए हैं कि वो ऐसा नहीं कि जो बाहर जो जहां जितना है वो सारा एक बार में अंदर ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। नाक में या नीचे विंड पाइप में अलग अलग बैरियर्स बने होते हैं जो नॉट एवरीथिंग कैन क्रॉस इट वेरी इजीली। अभी इस टाइम पे हवा में इतने पैथोजेंस हैं कि अगर हम गिनने बैठे हैं तो सारा दिन बीत जाए, बट ऐसा नहीं है कि उस हर एक पैथोजन से हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। पैथोजन आता है, नाक के जरिए अंदर जाता है, देन बाहर भी निकल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता उस बारे में। बट यस, स्टीम इनहेलेशन ओवरऑल इज अ गुड हैबिट, अगर कर सके तो बहुत अच्छा है। प्लस सर्दियों में तो करना चाहिए, समर्स में चाहे ना भी करें। गर्मियों में ये होता है कि ऑलरेडी टेम्परेचर ज्यादा है, कहीं नाक और गले की लाइनिंग वो जला ना दे, स्टीम में अपने आप में बहुत गर्मी होती है। डॉक्टर अनुराग, ये कभी कभी स्टीम बाथ लेते हैं तो कितने टाइम तक लेना चाहिए? 10-15 मिनट्स, 15 से ऊपर ले सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग कि तब तक पानी गर्म रहता है या नहीं। 15 मिनट बाद तो ठंडा हो जाता है। स्टीम बाथ जो क्लब्स में होते हैं ना, सोना बाथ एंड स्टीम अच्छा, सोना बाथ, हाँ वो लगभग जब लोग जाते हैं वहां पे कई बार लोग तो 1-1 घंटा भी बैठ आते हैं। हाँ, वो दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग द क्वेश्चन। बैठे रहते हैं। आइडियली यू शुड नॉट एक्सीड 15 मिनट्स वहां पे भी, क्योंकि 15 मिनट से ऊपर जब करते हैं ना तो उसका एक बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है स्टीम लेने का, अगर ज्यादा ली जाए। देखिए अति हर चीज की बुरी होती है, एक्सेस ऑलवेज डज मोर हार्म देन गुड। तो कई बार होता क्या है कि ज्यादा भाप लेने से जब जितनी भी अंदर जाती जाएगी, अब 1 घंटा 2 घंटा अगर आप सोना में बैठ जाएंगे तो
द इंटायर स्टीम एंड मॉइस्चर विल प्रेसिपिटेट, वो नीचे फेफड़ों में जाके बैठ जाएगा। और जितने भी इम्प्योरिटीज होती है, सेक्रीशन होती है, मैंने बताया ना, वो होती है मिट्टी की तरह। जैसे मिट्टी को हम अगर पानी में डालें तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद मिट्टी नीचे बैठ जाती है ग्लास में और ऊपर ऊपर पानी रह जाता है। फेफड़ों में भी यही होता है, वो सारी इम्प्योरिटीज, सारा सेक्रीशन जो स्टीम लिया है उसके जरिए नीचे प्रेसिपिटेट कर जाएगा और पानी ऊपर ऊपर रह जाएगा, और उससे फिर निमोनिया का प्रॉब्लम हो सकता है या फिर और कोई दूसरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। तो सोना में अगर बैठे हैं 15 मिनट, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट, आधा घंटा तो नहीं, 20 मिनट के बाद उठ के बाहर आ जाइए। और स्टीम तो बैठते हैं लोग 2-2 घंटा बैठ आते हैं जी जी, स्टीम बाद में दिक्कत होती है उन्हें। स्टीम बाद भी 15 मिनट्स। 50 मिनट्स। बिफोर स्विमिंग करना चाहिए या आफ्टर स्विमिंग करना चाहिए? हाँ जी, ये स्टीम बाथ या सोना बाथ बिफोर स्विमिंग करना चाहिए कि आफ्टर स्विमिंग करना चाहिए? स्विमिंग करते हैं ना, स्विमिंग के बाद करें तो ज्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से, क्योंकि पहले स्विमिंग अपने आप में काफी रिगरस एक्टिविटी है, वो आसान नहीं है करनी। सारे बॉडी के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बहुत ही जोरदार तरीके से। So after that, just to relax them, it's a good way to. So post swimming you can do. आप कह रहे थे पानी पी के वो स्टीम नहीं लेना चाहिए, तो जो स्टीम बाथ है वो पानी पी के लेना चाहिए कि नहीं? स्टीम बाथ भी मतलब उससे पहले कुछ ज्यादा खाया पिया अगर ना हो तो खाते तो कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा गैप देना चाहिए बीच में, है ना? ये और ऐसे ही जकूजी में कितना टाइम बैठना चाहिए? जकूजी में कितना टाइम बैठना चाहिए? जकूजी तो फिर भी ठीक है, उसमें जकूजी में ये है ना कि सिर तो पानी के बाहर है। यस। सो उसमें थोड़ा ज्यादा देर भी बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके। प्लस वो ओपन है, जकूजी तो ओपन स्टीमर क्या है जिसमें से भाप निकल रही है ना, वो तो है छोटा इतना जो सीधे मुंह पे लगाते हैं। जकूजी इज अ बिग वन, तो सारी स्टीम तो हवा में ही निकल जाती है, हमारे अंदर ज्यादा जाती नहीं है, तो इसलिए। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर अनुराग, व्हाट डू यू थिंक, लाइक सम पीपल से दैट नॉर्मली खड़े होके आपको पानी नहीं पीना चाहिए, बैठ के पानी पीना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखिए इस चीज के लिए तो मेरे को भी बहुत बार डांट पड़ी है। जल्दी में आप खड़े होके पी लेते हो, यू नो, कौन बैठे? मैं तो बैठ के कभी भी नहीं पीता। That's what I'm saying. Normally people say कि घुटने में दर्द हो जाती है, जैसे खड़े होके अगर घुटने दर्द हो जाती है। अभी तक पड़ती है, अभी तक पड़ती है। You are young anyway, तो आपको आयुर्वेद का नियम है, आयुर्वेद का। एक्चुअली में इन लेमन टर्म्स दे से कि जैसे आप खड़े होकर अगर आप पानी पी रहे हैं ना, तो दे से कि घुटनों में जाता है वो। That's what I heard that. अब बायोलॉजिकली दैट इज नॉट पॉसिबल। पहले डॉक्टर अनुराग मेरे नाना जी कहते थे सिर के बल खड़े होके भी पानी पिएंगे तब भी वो पेट में ही जाएगा। नहीं डॉक्टर अनुराग, मेरे नाना जी कहते थे पानी पियो बैठ के और दूध पियो खड़े होके। क्या करो खड़े होके? दूध खड़े होके पीना चाहिए। दूध खड़े होके? अरे ये कैसे हो गया? हाँ मतलब बड़े जो कहते थे, जैसे हम बैठते हैं ना, तो मतलब कहने का मतलब है कि घुटनों में ताकत जाएगी, उनका कहने का मतलब ये होता था समझाने का। ये वाला सेकंड पार्ट मैंने पहली बार सुना। एक्चुअली मैं बता रही हूँ, जो पहले बड़े समझाते थे, जैसे हम लोग स्कूल जाते थे, कुछ होता था ना, तो कहते थे खड़े होकर जाते जाते पीते थे। सुबह तो यही होता है, तैयार हो रहे हैं, यूनिफॉर्म पहन रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो उस समय की मैं बात बता रही हूँ, जैसे पानी बैठ के नहीं, पानी अगर आप घुट घुट करके पीते हैं ना, तो सलाइवा आपका उसके साथ में जाता है। अच्छा, एक डॉक्टर मिथ और है हमारी आयुर्वेदिक और एलोपैथिक में। हमारी इसमें आयुर्वेदिक में कहते हैं कि खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पियो, 1.5 घंटे बाद, उससे पहले नहीं पियो। और हमारे जैसे जिनके आगे 10 दवाइयां गोलियां पड़ी हुई है, बीपी की भी, शुगर भी, ये भी, तो वो 1.5 घंटे बाद तो शुगर बढ़ गई अगर आप दवाई खाओगे तो, है कि नहीं? आप ज्यादा मत पियो, पर वो दवाई खाने के लिए तो आपको पीना है ना। 1.5 घंटा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स आधा घंटा वेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा। दवाई भी डॉक्टर साहब अगर वो इमीडिएटली उसके बाद हमने आफ्टर ब्रेकफास्ट लिखा है मेडिसिन, तो अगर लेनी पड़े, अगर दवाई लेनी ही है और कोई ऑप्शन नहीं है तो ले लीजिए। कोई
ये देखिए, ये चीजें अब जो इतने सालों से जो करते आए हैं प्रैक्टिस, उसमें देखिए हर किसी का ना अपना अपना एक ओपिनियन होता है, नंबर 1. नंबर 2, in every practice, not just Ayurvedic, not just allopathy, not just naturopathy or whatever, हर चीज का अपना एक अलग अप्रोच है. ये मैंने आपको एक बार पहले भी एग्जांपल दिया था कि अगर मेरे हाथ में, कंधे में अगर मेरे दर्द है और मैं सेम प्रॉब्लम को लेकर अगर मैं 3 डॉक्टरों के पास जाऊंगा, उनका स्पेशलाइजेशन अलग अलग है, तो मेरे को 3 डॉक्टर 3 अलग अलग डायग्नोस दे सकते हैं. मेरे को न्यूरोलॉजिस्ट कहेगा सर आप इसका MRI करवाओ, ऑर्थोपेडिशियन कहेगा सर एक्सरे करवाओ, और जनरल फिजिशियन कहेगा कि सर एक पेन MRI कराओ, वो कहेगा पेन किलर लो और सो जाओ. सर्जन होगा कहेगा सर्जरी करवाओ. हर डॉक्टर जिसमें स्पेशलाइजेशन है ना, वो उस प्रॉब्लम को अपने उसी लेंस से देखता है, वो दूसरे वाले के उससे नहीं देखेगा. सो इफ समवन सेज कि आप खाने के 2 घंटे बाद अगर आप पानी पीजिए, सपोज करिए, ये एग्जांपल एक ले लेते हैं, या फिर अभी जैसे आशा मैम ने पूछा कि खड़े होके पानी पीते हैं या नहीं पीना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए. इफ समवन इज सेइंग दैट टू यू, और वो व्यक्ति, पहले तो ये बात कही किसने है आपको? दूसरी बात ये कि अगर वो कह रहे हैं, इफ दे आर सेइंग दैट फ्रॉम एन आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव, लेट्स से, तो आयुर्वेद में जो स्टडी होनी थी हो चुकी. अब उसमें बहुत ज्यादा कोई नई रिसर्च पिछले एटलीस्ट 30-40 साल में तो कोई खास इतनी हुई नहीं है. बहुत ना के पहले से ज्यादा हो रही है, बहुत ना के बराबर हुई है उसमें पिछले 30-40 साल में. जो उससे पहले की जो चलती आई हैं, लोग उसी को साल दर साल कंटिन्यू किए जा रहे हैं. सो अगेन इट इज नॉट माई प्लेस टू क्वेश्चन देयर क्रेडिबिलिटी, बट हर व्यक्ति के लिए सेम रूल अप्लाई नहीं होता है. कोई ये कह दे कि हाँ भाई ये लिख दिया तो ये पत्थर की लकीर है, बिल्कुल वो बात गलत है. सो जस्ट टू समराइज ऑल दिस, अगर आप खड़े होके पानी पी रहे हैं, पी लीजिए, वो घुटनों में कहीं नहीं जा रहा आपके, वो पेट में ही जाएगा. आप अगर चाहे उल्टे भी खड़े हो जाएंगे ना, अगर आपके पैर ऊपर है सर नीचे, तब भी अगर आप पानी में, तब भी वो पेट में ही जाएगा. ग्रेविटी के अगेंस्ट भी उसको पेट में ही जाना है ले देके. The only thing is कि फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन कैसे कैसे होता है बॉडी में. पानी का जब एब्जॉर्प्शन होता है उस केस में हाँ, वो नीचे पैरों की ओर पहले जाता है, दैट इज करेक्ट. दूध पीते हैं, वो भी एनी फ्लूइड इनटेक दैट वी टेक, वो पहले नीचे अपना हमारे लोअर लिम्स की ओर ज्यादा उसकी जाने की टेंडेंसी होती है, वो बात सच है. और ये भी कि पानी अगर पिएंगे, पानी जब जाएगा नीचे घुटनों में या टांगों में, तो लोग कहते हैं क्यों, क्योंकि स्वेलिंग हो जाती है उससे. वाटर रिटेन करती है बॉडी, तो नीचे स्पेशली एंकल्स के पास या काफ में स्वेलिंग हो जाती है, इसलिए दे से कि बैठ के पानी पीजिए. लेकिन अगर वाटर रिटेन करना है तो वो बैठ के रिटेन कर लेगा. सो नॉट टू वरी अबाउट दिस. अगर आप खड़े होके पानी पी रहे हैं, पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. सेम अप्लाइज फॉर एनी अदर फ्लूइड ऑल्सो. जैसे दूध पीते हैं, वो भी कहते हैं ना कि नीचे अगर घुटनों में जाता है उससे कैल्शियम जाता है, ये वो सब कहने की बातें, वो सिर्फ वो क्या कहें उसको, वो मिथ है या जो भी है, पता नहीं, आई डोंट नो द राइट वर्ड, बट हाँ, ऐसा नहीं होता कि अगर आप दूध पिएंगे सिर्फ घुटनों में सारा कैल्शियम जाएगा, तो बाकी बॉडी क्या करेगी फिर? डॉक्टर अनुराग, अगर आप धीरे धीरे पानी पीते हैं घूट घूट करके, हाँ, तब सलाइवा ज्यादा, तब सलाइवा आपका जाएगा, दैट इज बेनिफिशियल. ये तो है, ये बात तो सच है, इसलिए बैठ के पीते हैं पानी. बट हाँ, वो जो घुटनों में जाना वो वाला वो नहीं कह रहा. थैंक यू डॉक्टर. एनीवे, अब हम डॉक्टर साहब एक लिस्ट बना लेंगे, जो बहुत सारी बातें हैं उनका मिथ है कि घुटनों में जैसे पानी पिया तो घुटनों में गया, ये हुआ तो वो हुआ, वो लिस्ट बनाएंगे, आपको क्लैरिफिकेशन. मैम बहुत लंबी लिस्ट है, वो लिस्ट नहीं, वो किताब बन जाएगी. तो आपके पास फिर बैठ के रोज 10-10 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. आई एम वेरी मच ओपन टू दैट. क्योंकि मैं कहूँगा ज्यादा वो एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद अगर ये जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं, अगर ये सब क्लियर हो जाएं कहीं ना कहीं पे, तो आधी बीमारियां तो वैसे ही हल हो जाती हैं. हाँ, क्योंकि कई लोग कहते हैं शाम को दही नहीं खानी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. अच्छा, वो बात सच है, जो कहते हैं ना शाम को दही नहीं खाना चाहिए, वो मैं भी मानता हूँ, मैं भी नहीं खाता शाम को.
वो इसीलिए क्योंकि दही में लैक्टिक एसिड होता है, और शाम के समय like if you are having curd before dinner, like with dinner, and let's say कि उसके 1-2 घंटे बाद या मे बी 3 घंटे बाद अगर आप सोने जा रहे हैं, तो लैक्टिक एसिड का बिल्डअप जितना होगा ना पेट में, सोने के टाइम पे वो तंग करेगा। उस टाइम तो नहीं, वो नेक्स्ट डे में तंग करता है, फिर वो एसिडिटी उससे हो जाती है कई बार। वो तो सच है, वो दैट वन आई एग्री। अगेन एक्चुअली में ना लॉजिक सब चीजों में है, बट जिस तरह से वो प्रेजेंट किया जाता है ना, कई बार उस पर थोड़ी सी हंसी आ जाती है। अब कोई मेरे को कहे कि आप डॉक्टर साहब खड़े होके पानी मत पियो, नहीं तो वो घुटनों में जाएगा, तो मैं कहूंगा नहीं भाई प्लीज, हमें नहीं सुनना। हमें पता है हमारे पेट में ही जा रहा है ले दे के, चाहे हम कुछ भी कर ले। So I think we can close the meeting for today. Other than lunch and dinner, we normally खड़े होके ही पानी पीते हैं। मैम मेरे को याद नहीं मैंने आखिरी बार कब बैठ के नहीं, लंच और डिनर के टाइम जरूर खड़े। मैं तो खड़े होके भी, मैं तो भागते भागते पीता हूँ। हम जब यहाँ अपना थे इंडियन स्पाइनल में, वहां पे जब वार्ड में राउंड होता था, वहां तो खाना भी भागते भागते खाया हमने, पानी भी भागते भागते पिया। तो हम यूज्ड टू हो चुके हैं उस चीज के। डॉक्टर अनुराग, एक बार चैट बॉक्स में आपके कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ लीजिए। हाँ जी, कोई सुनील जी है, आपके लिए देखिए क्या लिखे हैं। कोई फर्स्ट टाइम सुनील जी कौन है? एक मिनट, लेट मी चेक। मैंने चैट बॉक्स में देखा। मैडम बहुत नाराज हैं, कह रही हमको पानी में उतारो। वहाँ हमने कहा नहला तो दो। दिवाली पे नहीं सर, दिवाली का इफेक्ट नहीं है। फिर किसका है बता दीजिए। ऐसे ही अपने आप ही। एक्चुअली में होता क्या है कि जब दाढ़ी उगती है ना ज्यादा, जब दाढ़ी ज्यादा उगती है ना, तो उसके बाल ना कर्ली हो जाते हैं, वो स्ट्रेट नहीं रहते। सुनील जी कौन है वीडियो पे? वापस स्ट्रेट देने के लिए। नहीं, सुनील जी कौन है वीडियो में आ जाइए, पूछने की इतनी हिम्मत की आपने। कोई बात नहीं, हिम्मत की आप पूछ सकते हैं, उसमें क्या। दिवाली का इफेक्ट नहीं, मैंने तो दिवाली मनाई भी नहीं, मैं दिवाली वैसे भी सेलिब्रेट नहीं करता ज्यादा। क्या चेंज हुआ है अनुराग में? कह रहे ना कि आपने ये पूरा सफाचट कर दिया, बिल्कुल मैदान उड़ा दिया। चेहरे पे हंसी नजर आने लग गई। आप 5 साल छोटे लग रहे हो, इससे आप 5 साल छोटे लग रहे हो। ऐसे ही तो 25 साल का है, 20 साल का लगेगा। लेकिन ये सुनील जी कौन है, वीडियो में नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, वो बिजी होंगे शायद, बिजी होंगे। नहीं बट ठीक है। अगेन थैंक यू फॉर आस्किंग। अच्छा लगा। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। मेरे को वैसे लुक पसंद नहीं है उतना, और सिर्फ इसीलिए कह रहा था कि दोबारा जब उगेगी थोड़ी शेप दे देंगे उसको। बाकी पर्सनली नॉट अ फैन ऑफ क्लीन शेप, मेरे को नहीं अच्छा लगता। सुनील जी अगला सवाल फिर तैयार रखिए। चलिए लेट्स कीप इट फॉर नेक्स्ट टाइम। अभी बाकी भी दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो आई थिंक आई विल आल्सो नीड टू गेट देयर आल्सो। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन, एंड आप सबसे हम कल मिलेंगे। सो अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, बाय, आई विल सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।